चलिए भाई, पिछली क्लास के अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे, तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब आगे कंटिन्यू करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? अब ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सुनो। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। चेन मतलब होता है एक एटम के बाद दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, छठा एटम, सातवां एटम, ऐसे करके एक साथ जुड़ते चले जाएं वो। दैट इज कॉल्ड चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, और उसी चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के लिए इन एटम्स के बीच की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग कब होती है? जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। समझिए बात? यानी कि वो किस पर डिपेंड करेगी? ये बॉन्ड एनर्जी पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। और बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हमने पढ़ा भी था एक बार, साइज पे डिपेंड करती है, 1 अपॉन साइज। और साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। साइज हमेशा क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर। साइज हमेशा क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर। तो बॉन्ड एनर्जी जो होगा एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है आपका लोन पेयर रिपल्शन। लेकिन ये फैक्टर ओनली फॉर सेकेंड पीरियड लगेगा। ये जो फैक्टर है वो ओनली फॉर सेकेंड पीरियड लगेगा। यानी कि जो लोन पेयर रिपल्शन होगा वो सिर्फ सेकेंड पीरियड के लगेगा। किसके लिए लगेगा? सेकेंड पीरियड के लिए ही लगेगा। किसके लिए लगेगा? सेकेंड पीरियड। क्लियर? और ये साइज वाला हमेशा लगेगा, लेकिन सेकंड पीरियड जब आएगा तो फिर साइज से नहीं देखेंगे उसको, उसकी जगह हम किससे देखेंगे उसको? लोन पेयर के रिपल्शन से। ठीक है, तो ये आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी और उसके फॉर्मूले हो गए। अब इससे कैसे हम करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल से। वापस से बोल रहा हूँ, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी का मतलब है एक एक करके एटम खूब सारे जुड़ते चले जाएं। जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी आगे तक जाते हैं। तो सी आगे तक जा रहे हैं मतलब कार्बन की बॉन्ड बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? तो कार्बन की बॉन्ड अगर बढ़ती जा रही है तो सी बॉन्ड आगे तक जाएगा। क्लियर? बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब देखो आगे। तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तभी तो वो होल्ड करेगा इतने सारे एटम्स को। तो बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए तभी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी? बॉन्ड एनर्जी पे। अब बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट क्या होती है? 1 अपॉन साइज। 1 अपॉन साइज, क्योंकि साइज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। दोबारा बोलो, साइज अगर बढ़ता है तो ये कम हो जाती है, साइज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। और बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन लोन पेयर रिपल्शन। क्या बोला जल्दी बताओ? बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या आगे? 1 अपॉन लोन पेयर रिपल्शन। लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ सेकंड पीरियड पे लगाना है। पूछो क्यों? सेकंड पीरियड के एटम जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो वो पास होते हैं, तो पास होते हैं तो उनके जो लोन पेयर उनमें रिपल्शन आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वो रिपल्शन आने से बॉन्ड एनर्जी कम होने लगती है। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम कि कैसे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इससे पहले जब मैंने बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बताई थी तो वो ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, यहाँ ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ थी, और अब जो हम बता रहे हैं वो एटम्स की हैं। यानी जब एटम बॉन्ड बना रहा होगा, जैसे कार्बन जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो आपसे पूछ रहा है कि सिंगल बॉन्ड की, इस बॉन्ड की एनर्जी या इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपको बतानी है। ये वाले की बॉन्ड एनर्जी आपको बतानी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि बॉन्ड एनर्जी जो है, हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन साइज, और दूसरा हमने पढ़ा
एलपी एलपी रिपल्शन। दूसरा क्या पढ़ा हमने? एलपी एलपी रिपल्शन। तो इसका मतलब क्या निकला कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 साइज, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 लोन पेयर रिपल्शन। जब कार्बन अपने बॉन्ड बनाता है तो क्या उसके पास कोई लोन पेयर बचता है? नहीं। तो क्या ये लोन पेयर रिपल्शन वाला यहाँ फैक्टर लगेगा? नहीं। साइज से डिपेंड करेगा। नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। अगर नीचे आने पर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी जो है वो घटेगी। नीचे आने पर अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी आएगी? सी सी बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फिर एस आई एस आई, फिर जी ई जी, फिर एस एन और फिर पी वी पी बी। क्लियर? क्या बोला जल्दी बताओ? सी सी बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फिर एस आई, फिर जी ई जी, फिर टिन टिन और फिर लेड लेड, ये सबसे ज़्यादा। क्लियर? तो ये आपके पास ऑर्डर आएगा इस तरह से। यानी आपसे पूछेगा कि क्या 14th ग्रुप, इसको बोलते हैं अपन, याद हो तो 14th ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोला अपन ने? 14th ग्रुप। तो 14th ग्रुप अगर है तो उस 14th ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? तो आंसर है सी सी बॉन्ड की। किसकी है? सी सी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्लियर? अगला देखो, अगला जब नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर रहता है उसके पास। देखो इधर, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली है। अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आप देखो यहां पर लोन पेयर आ रहा है, यहां पर आप देखो नाइट्रोजन है, यहां फास्फोरस है, नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आया ना? लेकिन अगर सेकंड पीरियड होता है तो अपन बॉन्ड एनर्जी किससे चेक करते हैं? लोन पेयर से। तो आप चेक करो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन है क्या? इनको तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इनमें तो सेम ऑर्डर आएगा। तो यहाँ देखोगे आप, तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लोन पेयर आ रहा है क्या सेकंड पीरियड में? हाँ। अगर लोन पेयर रिपल्शन आ रहा है तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी कम। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कम आएगी, फास्फोरस वाले की ज़्यादा आएगी। और आप समझ भी सकते हो कि फास्फोरस वाले की ज़्यादा आएगी, लेकिन उसके बाद ऑर्डर वही चलेगा क्योंकि फिर सेकंड पीरियड में ही लोन पेयर का रिपल्शन काउंट होता है, बाकी में तो काउंट नहीं होता, तो बाकियों की एनर्जी कम आएगी। तो यानी अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन फैमिली में हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन रखेगा? क्वेश्चन पूछा है। बताओ आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन 15th ग्रुप? तो 15th ग्रुप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी आएगी? सेकंड वाले की।
आया ना, बोलो, सेकंड वाले का आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में तो 2 लोन पेयर आएंगे। सल्फर की बात कर लो, सल्फर में भी 2 लोन पेयर आएंगे। अब यहाँ पर फिर से देखो सेकंड पीरियड है, लोन पेयर रिपल्शन क्या है, ज्यादा। सेकंड पीरियड में लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो इन दोनों में से किसकी कम आएगी? फिर से एक सवाल आ गया। यहां पर 15th की जगह क्या आ जाएगा, चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली में यहां क्या आएगा बताओ? सबसे पहले ओ सल्फर सल्फर, चलो बताओ सबसे ज्यादा किसका आएगा फिर से? विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द चैल्कोजन ग्रुप? तो सल्फर की आएगी, सी की आएगी। अगर मैं इसकी जगह एक और ले लेता, फ्लोरीन, और यहां ले लेता मैं क्लोरीन। ये अब इधर देखो, अब यहां पर आप देख के बताओ फटाफट से, फिर से क्या हुआ, फ्लोरीन आ गया। अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन के अंदर भी क्या हो रहा है, सेकंड पीरियड। क्लोरीन में क्या है, थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड आता है तो लोन पेयर का रिपल्शन चेक करते हैं, लोन पेयर रिपल्शन आएगा तो उस कंडीशन में एनर्जी कम होगी, इसलिए Cl की ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ सवाल को चेंज कर दूँ, अब हेलोजन फैमिली यानी हेलोजन ग्रुप, FF Cl Cl Br Br और I। अब आप देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी आएगी, Cl Cl की। क्लियर? अब यहां पर मैं बॉन्ड एनर्जी को हटा करके अगर कैटेनेशन वर्ड डाल देता तब भी यही होता। ठीक है, तो ये आपका कैटेनेशन की बात हो गई। अब कैटेनेशन की बात में एक खास बात और देखो, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो लेफ्ट से राइट गए आप, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा हो रहा है इसका, तो फ्लोरीन का साइज छोटा हो रहा है और लोन पेयर बढ़ रहे हैं। इमेजिन करो क्या हो रहा होगा, साइज छोटा हो रहा है, लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो लोन पेयर का रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होगा। लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो यहां पर एक चेंज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर बार पूछा जाता है। देखो क्या चेंज आएगा, वो आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी की बात अगर अपन करें तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी में आपसे पूछा है F2 Cl2 Br2 और I2। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे F2 Cl2 Br2 I2 तो अब सबसे ज्यादा वो किसका आएगा, Cl2 का। अब आना चाहिए था सेकंड नंबर में F2, लेकिन F2 का साइज हो गया छोटा। अगर F2 का साइज छोटा हो गया तो उस पर लोन पेयर बढ़ गए, तो लोन पेयर बढ़ते ही लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ गई, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल ज़्यादा करते हैं, और वो इतना रिपल करते हैं कि F2 की बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से कम हो जाती है। ये तो डेटाबेस है, मतलब वैल्यू ऐसी आ रही है कि उसका ऑर्डर F2 का Br से पीछे जा रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि I से आगे आएगा, I पीछे जाएगा, ये चीज़ मैंने नहीं बताई है। मैंने यहाँ एक्सप्लेन ये किया है कि ये F2 Br2 से पीछे क्यों चला गया होगा, तो उसका रीज़न दिया उन्होंने कि यार इसका साइज छोटा हो गया है, जिसकी वजह से इस पर जो लोन पेयर है वो बहुत ज़्यादा आगे, एक तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर आगे बाकियों से, और दूसरा ये हुआ कि लोन पेयर ज़्यादा आने से क्या हुआ, साइज छोटा भी हो गया। तो लोन पेयर ज़्यादा हो गया, साइज छोटा हो गया, तो लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ गई। लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ गई तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे को रिपल ज़्यादा किया, ज़्यादा करने से इसकी बॉन्ड एनर्जी Br2 से कम आ रही है। ठीक है, ये ऑर्डर आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे कई बार पूछेगा, हर जगह आएगा ये।
ये हर जगह आएगा आपके पास। क्लियर? तो ये आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात हो गई, ठीक है। इसीलिए आप अगर ध्यान दें तो आपका सल्फर जो है वो S8 में जाता है, फास्फोरस P4 में जाता है। क्लियर? तो सल्फर S8 में जाने का रीजन उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, और फास्फोरस का P4 में जाने का रीजन उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी? कार्बन की। क्यों? क्योंकि कार्बन से उधर जाने पर लोन पेयर बढ़ रहा है सेकेंड पीरियड में। अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो आप सोचो क्या हो रहा है? रिपल्शन आ रहे हैं। रिपल्शन आते हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, और कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। नीचे आ रहे हैं तब भी कार्बन की ज्यादा है, इसलिए कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, और इसीलिए कार्बन एक अलग केमिस्ट्री चला जाता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? क्लियर? तो ये आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। अगला टॉपिक आ रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन। पुरुषोत्तम, जस्ट फॉर यू। खुश? पुरुषोत्तम बड़ा परेशान था, बोला साहब ऑर्गेनिक के अंदर मेरा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा कुछ कीजिए सर, समथिंग। आ गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? अब हाइब्रिडाइजेशन को समझना क्या हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन को समझाने से पहले आपको वीबीटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वीबीटी थी वो वीबीटी आपको समझा रही है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ रहा है। ठीक है? ध्यान सुनना, ये सब कनेक्टेड है। अब वीबीटी वालों ने सोचा कि हम अपना थ्योरी जो है समझाएंगे। तो वीबीटी वाले साइंटिस्टों ने सोचा कि अपना थ्योरी समझाएं। कहाँ समझाएं? तो वीबीटी वालों ने कहा कि कहाँ समझाएं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम साइंटिस्टों के पास डायरेक्ट जाने से पहले, अगर हम कुछ इंटेलिजेंट लोगों के पास ये थ्योरी समझाएं तो जल्दी समझ में आएगी। अब इंटेलिजेंट लोग कौन? तो इंटेलिजेंट लोग पूरे वर्ल्ड में देखा तो इंडियंस। अब इंडिया में भी आप देखो तो बहुत बड़ा इंडिया था, तो इतने सारे इंडिया में कहाँ समझाएं? तो उन्होंने ढूंढा तो एक जगह आई जो सबसे इंटेलिजेंट लोग पाए जाते हैं, बिहार। क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे सबसे ज़्यादा IAS RS सेलेक्ट होते हैं और IITians निकलते हैं। तो उन्होंने सोचा यार कि बिहार एक ऐसी जगह, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके हम समझाते हैं। अब वहाँ जाके समझाते हैं तो वहाँ जाके समझाने के लिए उन्होंने अपने बाबूजी से संपर्क किया। बाबूजी बड़े खुश, दिल एकदम गार्डन, बोला हमारे बच्चे को साला समझाने के लिए आए, वो भी फॉरेनर साइंटिस्ट, आ जाओ। वीबीटी वालों को बिठा दिया स्टेज पे, बच्चों को बिठा दिया नीचे, बोलो बेटा समझो। वीबीटी वालों ने शुरू किया कि CH4 का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बन की बात की उन्होंने कि देखो कार्बन के पास ये 2p2 इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो वीबीटी वालों ने कहा था कि अगर मान लो किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है तो वो एक्साइड कर लेगा, अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो एक्साइड कर लेगा। तो उसने क्या कहा कि यहाँ सफिशिएंट नहीं है तो एक्साइड करेगा, तो ये उसने एक्साइड कर लिया। क्लियर? सफिशिएंट नहीं है तो एक्साइड कर लिया, एक्साइड हो गया। आया ना? सफिशिएंट नहीं है तो एक्साइड करेगा, एक्साइड हो गया। क्लियर? तो ये आपका एक्साइड हो गया। सिंपल है। एक्साइड होने के बाद उसके बाद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। अगर ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो दिमाग की बत्ती जल गई कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाना चाह रहा है वो? हाइड्रोजन के साथ बनाना चाह रहा है। किसके साथ बनाना चाह रहा है? हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो उसने देखा कार्बन अपना s ऑर्बिटल देगा, हाइड्रोजन भी s देगा। यहाँ ये कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल देगा? p। तो ये कौन देगा? s। ये क्या देगा? p, ये s। ये कौन देगा? p, और ये क्या देगा? s। तो आप देख सकते हो ये आपका ps, ये आपका ps, ये आपका ps, और ये आपका ss। आया ना? दोबारा बोलो। ये आपका SS, ये आपका PS, ये आपका PS, और ये आपका PS। ये CH4 बन गया।
CH4 बनते ही बाबूजी बड़े खुश की बोला यार क्या जबरदस्त समझाए बच्चा, एकदम बिल्कुल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। आइए अब आपको जो है वो माला पहनाते, स्वागत करते। बाबूजी ने माला पहना दी, गुलाब जामुन का डब्बा लेकर आए, गुलाब जामुन देने लगे। अचानक से जैसे ही गुलाब जामुन खिलाने लगे, एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला गुलाब जामुन नीचे रख, पहले हमारा डाउट बताइए फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। क्या बोला? पहले हमारा डाउट बताइए फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। सारा क्लास सॉफ्ट, क्या बदतमीजी कर दिया बे। बीबीटी वाला ने बोला क्या डाउट है, बोलो। बोला सर एक बात बताओ, ये ओवरलैपिंग है SS, ये ओवरलैपिंग है SP। अभी आपने पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर्स में बताया था कि SP ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, SS की कम होती है। पढ़ा था ना अपन ने, SS और SP अगर आता है तो P डायरेक्शनल कैरेक्टर है, इसलिए P वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब SP की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, SS की कम होगी। हाँ या ना? बीबीटी वाला ने कहा हाँ बिल्कुल होगी। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है साले? बोला अच्छा पक्का, 3 की स्ट्रेंथ अलग, 1 की स्ट्रेंथ अलग। कि हाँ पक्का, तो यानी कि 3 एक साथ एक एनर्जी लेके टूटेंगे और ये अलग एनर्जी लेगा? बिल्कुल हाँ। बच्चे ने कहा लेकिन सब मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतनी ही इसको तोड़ने में खर्च हो रही है, उतनी ही इसको तोड़ने में खर्च हो रही है, और उतनी ही इसको तोड़ने में खर्च हो रही है। यानी सबको तोड़ने में बराबर एनर्जी खर्च हो रही है। क्या बोला जल्दी बताओ? सबको तोड़ने में एनर्जी बराबर खर्च हो रही है। यानी यहां जितनी, मान लो 10 किलो जूल यहां तोड़ने में खर्च हुई, तो 10 यहां तोड़ने में होगी, 10 यहां तोड़ने में होगी, और 10 यहां तोड़ने में होगी। सबको तोड़ने में एनर्जी बराबर खर्च होगी बे। क्या बोला? सबको तोड़ने में एनर्जी बराबर खर्च होगी। बच्चे ने बोला बताओ क्यों? वीबीटी वाला ने कहा नहीं बताएंगे। हमने बोला क्यों? बोला आता ही नहीं है। फंस गए। बाबूजी ने बुलाया, इधर आओ। बाबूजी ने भेज दिया। कहाँ भेजा होगा सोचो? मेहमान घर में। अपने बिहार में तो एक ही मेहमान घर होता, भैंसिया का तबेला। भेज दिया साला वहां पे, जाओ और जाके सोचो। जब तक नहीं सोचोगे तब तक आप हमारे मेहमान हो। आप सोच रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं वीबीटी वालों को। वीबीटी वाले ने कहा मच्छर काट रहे हैं बाबूजी, नींद नहीं आ रही है। बाबूजी बोले वो काट नहीं रहे, उनसे कटवाया जा रहा है। ये सब मच्छर तो हम ही छोड़े हैं। बोले साला को सूतो इनको, जब तक हमारे बच्चे का डाउट नहीं बताते साला सोने मत देना इनको। वीबीटी वाले परेशान। सुबह सुबह जो है वो 4 बजे के टाइम पर उन्होंने देखा सब सो रहे हैं, भाग लेते हैं, निकल लिए वो। अब आपको पता है गाँव के अंदर तो एक सड़क होती है, चारों तरफ जो है वो खेत होते हैं, पगडंडी होती है। अब उस पर भाग रहे हैं वो। लोगों ने देख लिया कि वीबीटी वाले भाग रहे हैं, बाबूजी को फोन कर दिया। फोन करते ही बाबूजी आ गए। बाबूजी आते दन 2 टिका दिए साले, कहाँ भाग रहे हैं? टिकाते ही जो है वो भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां खूब सारे लोग हो गए। बहुत सारे लोग होते ही जब भीड़ होती है तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने तुरंत पूछा कहाँ लड़ रहे हो भाई, क्या हुआ? उस व्यक्ति का नाम था पॉलिंग। पॉलिंग बिहार से थे। 1 मिनट, यह मात्र एक काल्पनिक घटना है, इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध पाया जाता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। पुरुषोत्तम, ठीक है? क्योंकि आप फिर से बोलोगे सर ये तो लिनियस पॉलिंग है, ये तो अमेरिकन साइंटिस्ट था, ये कब बिहार से हो गया? ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मैं पढ़ा के निकला क्लास से बाहर, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला सर, बोला क्या? सर आज बहुत खुश हैं हम बोले कहाँ खुश हो? बोला मत पूछिए। हम बोले मत बताओ। बोला नहीं पूछिए। हम बोले बताओ। बोला सर आज दिल खुश हो गया। हम बोले कहाँ है? सर बचपन से आज तक पढ़ रहे हैं सर, जिसके अंदर हम ये पढ़े हैं कि है अमेरिकन साइंटिस्ट, जापान साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट, पहली बार दिल खुश हो गया। साला पॉलिंग बिहार से थे। हम बोले कौन बोला बे तेरे को पॉलिंग बिहार से थे? बोला अभी अभी पढ़ा के निकले हो आप। अबे मैंने कहा मैंने तो मजाक में बोला था, पागल हो गए भाई, गलती हो गई। तब से लेके आज तक ये डिस्क्लेमर बोलना पड़ता है मुझे। क्लियर? तो पॉलिंग ने बोला कहाँ लड़ रहे बे? तो सबने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। पॉलिंग ने कहा अच्छा रुक जाओ, हम बताते हैं इनको, जाने दो। अब पॉलिंग साहब आए, उन्होंने क्या समझाया जरा सुनना। उन्होंने कहा कि जो CH4 है
उस CH4 में ये कार्बन है और ये कार्बन अपना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। VBT के हिसाब से अगर 2 अनपेड है तो 2 ही बनाएगा, सफिशिएंट नहीं हो तो वह एक्साइड कर लेगा, तो ये एक्साइड हो गया। अब ये एक्साइड होने के बाद क्या करेगा, ये एक्साइड होने के बाद क्या करेगा, ध्यान से सुनना। इसको समझाने के लिए उन्होंने कहानी ली। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जंगल से जा रहा था, जंगल से जब जा रहा था तो मुझे 4 दोस्त मिले थे। ठीक है, चारों पक्के दोस्त हैं, चारों एक साथ खेल कूद के बड़े हुए, चीटिंग करके पास हुए, एक दूसरे का लंच बॉक्स चुरा चुरा के खाया, चारों पक्के दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया और इसको 10 रुपए दे गया, इसको भी 10 दे गया, इसको भी 10 दे गया और इसको 2 रुपया दे गया। अब सोचो आप कि इस बच्चे को जब 2 रुपए दिए होंगे तो इसके मन में कितना खराब लगा होगा कि यार ये क्या किया आपने, मुझे क्यों नहीं दिए। तो इसने क्या करा, रात को इनके पैसे चुरा लिए। जब इनने रात में पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ, सुबह जब उठ के देख रहे हैं तो पैसे गायब है, तो समझ में आ गया किसने चुराया होगा, इसने। तो क्या किया होगा, आपस में लड़ गए होंगे, इसने इसको एक मारी होगी, इसने इसको एक मारी होगी, तो इनकी जो स्टेबिलिटी थी फ्रेंडशिप की वो खत्म हो गई। तो पॉलिंग वहां से गुजर रहा था, पॉलिंग ने जब देखा कि लड़ क्यों रहे हो तुम चारों भाई, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हो गया। तो पॉलिंग ने कहा अच्छा, तो आप एक काम करो, अपने सारे पैसे दो, इससे भी पैसे ले लिए, इससे भी ले लिए, इससे भी ले लिए, इससे भी ले लिए, सबको आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसने देखा कितने बच्चे हैं, तो उसने देखा 1 2 3 4 बच्चे हैं। 4 अगर बच्चे हैं, उसने क्या देखा, 4 अगर बच्चे हैं तो चारों में बराबर बांट दिया। अब आप देखो चारों में जब बराबर बांटा तो सिचुएशन क्या हुई कि इसके पास 8, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8 और इसके पास भी 8 आ गए, आया ना। तो सबके पास 8-8 आ गए, सब बराबर हो गए। इस दोस्त ने, इसने पॉलिंग से इतना सा बोला कि यार 2 रुपए कम हो गए, तो पॉलिंग ने समझाया कि 2 रुपए कम हो गए, लेकिन 2 रुपए में एक दोस्त भी तो मिल गया, इससे सस्ता और कहां, पुरुषोत्तम समझ में आ रहा है, इससे सस्ता और कहां, अनीशा जी समझ में आया आपको, इससे सस्ता और कहां। तो उसने समझाया कि आपके 2 रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक दोस्त भी तो मिल गया, इससे आपकी जो स्टेबिलिटी वो बढ़ गई, कम नहीं हुई, अब आप झगड़ोगे नहीं कभी भी। अब इस केस को थोड़ा उल्टा समझते हैं, अगर कोई यहां पर आकर इसको 1 करोड़, इसको 1 करोड़, इसको 1 करोड़ और इसको 2 रुपए दे देता और ये इनके पैसे चुरा लेता, तो सोचो कि क्या स्थिति होती। ये अगर चुरा लेता तो ये मारते इसको, पॉलिंग आता, पॉलिंग पूछता कि क्या प्रॉब्लम है, और पॉलिंग ये कहता कि तुम अपने पैसे दे दो, सबको मिक्स कर देता हूं। तो अगर सबको मिक्स कर देता हूं ये बोलता वो, और फिर उसके बाद इनमें बांट देता, तो इसके पास कितने आते हैं, 75 लाख 75 लाख 75 लाख 75 लाख। तो ये बच्चा बोलता कि सर मेरे पैसे कम हो गए, कितने कम हुए, 25 लाख। और पॉलिंग अगर ये स्टेटमेंट देता कि यार 25 लाख में एक दोस्त भी तो मिल गया, इससे सस्ता और कहाँ, सबसे पहले तीनों मिलके पॉलिंग को मारते हैं, बोले पगला गए साले, 25 लाख में ही दोस्त लेंगे, 25 रुपए का नहीं है साला, पहले 2 रुपए में मिला था इसलिए ले लिया, नहीं लेंगे, 2 रुपए से ज्यादा थोड़ी देंगे इसके लिए। इसका मीनिंग समझे, ये इंटरमिक्स तभी कर रहे हैं जब इनका एनर्जी गैप यानी इनके पैसे का डिफरेंस कम है। अगर गैप ज्यादा आ गया तो फिर ये आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब यहां पर जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को आप मानेंगे ऑर्बिटल्स, इन पैसों को मानेंगे एनर्जी। अगर ये एनर्जी का गैप ऑर्बिटल्स के बीच में कम है तो ये पहले अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल बनाते हैं, वो नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनमें रिपल्शन सबसे कम हो, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने जाते हैं। यानी पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में ओवरलैपिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है इंपॉर्टेंट, क्या कि बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हुआ है, पहले हुआ है हाइब्रिडाइजेशन और फिर हुआ है ओवरलैपिंग। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, डाई एटॉमिक में नहीं बोल रहा हूं, किस में बोल रहा हूं, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब CH4 जैसा, कितने एटम है यहाँ, 5। H2 क्या है, डाई एटॉमिक। H2 में हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी अभी बता दूंगा। तो यहां पर आप देखो अगर इनके अंदर, तो आपको पता चला है कि अब ये आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो उसने देखा ये 2s और ये 2p है,
ये ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो सेम शेल के हैं। सेम शेल के ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी का गैप है वो क्या आएगा, कम। सेम शेल में जो एनर्जी का गैप है वो क्या आएगा, कम। तो इसलिए आपस में क्या कर लेंगे, इंटरमिक्स। ये आपस में क्या कर लिया इन्होंने, इंटरमिक्स। अब ये 1s और 3p मिले, टोटल कितने ऑर्बिटल मिले, 4। तो उसने एक रूल दिया कि जितने भाई ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बोला, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल नए बनेंगे। तो ये आपका sp3 है, ये sp3 है, sp3 और sp3। अब ये sp3 कैसे बनाया मैंने, एक s लिया और कितने p मिले, 3। तो एक s और 3 p मिले हैं तो क्या आएगा, sp3 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 और sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें 2 लोब होती है ऐसे, एक बिग लोब और एक स्मॉल लोब। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज थ्रू बिग लोब। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो ऑलवेज थ्रू बिग लोब होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो ऑलवेज थ्रू बिग लोब होगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा जो है वो बिग लोब यानी कि यहां से होगा। अब कितने ऑर्बिटल हैं, 4। अब ये चारों ऑर्बिटल जो हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे कि इनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो इनमें रिपल्शन मिनिमम हो तो ये 4 ऑर्बिटल 1 2 3 और 4, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये छोटी लोब आ गई यहाँ। ठीक है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, आप देखो ध्यान से, क्योंकि इन चारों में एक एक था तो यहाँ भी एक एक आएगा आराम से। अब इससे आएगा बॉन्ड बनाने कौन, हाइड्रोजन। तो अब अगर ध्यान से देखो तो जो बॉन्ड बना वो ये बना। अब इसने कौन सा दिया अपना ऑर्बिटल, इसने ऑर्बिटल दिया अपना sp3, इसने s। इसने कौन सा दिया, sp3, इसने s। इसने कौन सा दिया, sp3, इसने s। इसने कौन सा दिया, sp3, इसने s। अब आप देखो इन चारों की ओवरलैपिंग, तो आपको पता चलेगा कि सारी ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इक्वल है। ये सारे के सारे जो है वो एक ही बॉन्ड है। देखो ये सारे के सारे एक ही बॉन्ड है, ये सारे के सारे एक ही बॉन्ड है, ये सारे के सारे एक ही बॉन्ड है, यानी कि चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल आ रही है। चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल आ रही है, चारों एक ही है, चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल आ रही है। इसलिए उस बच्चे ने कहा था कि चारों को तोड़ने में सेम एनर्जी चाहिए, उसका डाउट क्लियर कर दिया। नोट करके लिखा आपने, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है मतलब। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में से पहले कौन होता है, तो आंसर क्या देंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। नोट करो इसको। क्लियर। तो अब एक स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है
कि हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपसे बोला है ट्रू या फॉल्स है, सोचो। हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपसे पूछा है कि ट्रू या फॉल्स है, बताओ। आंसर आएगा फॉल्स। पूछो क्यों? क्योंकि यहां लिखा है हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आगे एक लाइन आनी चाहिए हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी गैप कम नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा वो, ठीक है। जब तक एनर्जी का गैप कम नहीं होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 6s और 2p, क्या ये हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? नो। क्यों? एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। 2s और 2p तो हो सकते हैं क्योंकि 2s और 2p का एनर्जी गैप कम है, लेकिन 6s और 2p नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इससे कि गलत ना हो जाए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। क्लियर सबको? अब मैं दोबारा से एक और बार बोल रहा हूं। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नाम दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनको लिखो। जैसे s और p मिक्स हुआ तो s और p लिखा, सेकंड नंबर पे उनका नंबर लिख दो। s 1 था, p 3 थे, तो नाम हो गया sp3। अगर एक s और एक p मिक्स होते तो sp, अगर एक s और 2 p मिक्स होते तो sp2। क्लियर? आया ना? क्लियर? फिक्स। अब हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब होती हैं, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, सभी में आएगी, चाहे वो कोई सा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, ठीक है। हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन कहां से होगा? बड़ी लोब से। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि ये आपका एक s और एक p से मिलकर बना हुआ है, तो sp में भी दो ही लोब होंगी, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, लेकिन वो थोड़ा सा गोला गोला जैसा होगा। ये ऐसा होगा, और sp3 थोड़ा सा p जैसा होगा, ठीक है। तो यहां अगर एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ठीक है ना। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप सेम होती है। आप देखो तो ये कैसा है sp, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp3, ठीक है। तो सेम शेप होती है, तो क्लियर हो गया। एक डिफरेंस आपको आएगा साइज में, कि इनका साइज कैसे देखते हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। वो एक साथ स्टेटमेंट था तो मैंने लिख दिया। यहां तक तो क्लियर है, शेप सेम। अब शेप का मतलब ऐसे नहीं होता है कि सर ये तो थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है, दैट इज नॉट अ शेप। शेप का मतलब है दोनों में दो लोब हैं, एक बड़ी लोब है एक छोटी लोब है, बड़ी लोब है छोटी लोब है, बड़ी लोब है छोटी लोब है। क्लियर सबको? तो ये शेप सेम कहा जाता है, ठीक है ना। साइज डिफरेंट है, ये डिफरेंट साइज कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक सवाल के अंदर आएगा ये, तब बताऊंगा। क्लियर? तो ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे कि, जल्दी बोलो, कि ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इनमें रिपल्शन मिनिमम लगे, तो वो मिनिमम रिपल्शन के थ्रू अरेंज हुआ। अब कौन से हाइब्रिडाइजेशन में रिपल्शन कम लगता है ये साइंटिस्टों ने खोजा, तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से अरेंज होगा, है ना। अभी मैं लिखवा रहा हूं वो, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जाएगा, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, एक आएगा sp2। sp जब होगा
तो उसमें जो ऑर्बिटल है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं हम, कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? उसमें एक s मिक्स हो सकता है, p 3 होते हैं, px, py और pz, तो इन तीनों में से कोई भी मिक्स हो सकता है इसमें। s के साथ p है, p के अंदर अगर हम बात करें तो x, y और z कोई भी मिक्स हो सकता है। sp2 में s, px प्लस py। sp3 अगर आएगा तो नो डाउट कोई भी आएगा, लेकिन कोई भी में कैसे आएगा? p तो 3 है तो 3 ही आएंगे, px प्लस py प्लस pz। क्लियर? ये यहां लगाएंगे अपन इसको ब्रैकेट को। अगला हाइब्रिडेशन आता है अगर एक s, एक p और 3 p और एक d आ जाए। अच्छा, इनकी ज्योमेट्रियां कौन कौन सी होगी अरेंजमेंट की, वो भी मैं बता देता हूं। देखना जरा, sp अगर होगा तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, यानी कि वो लीनियरली अरेंज होंगे दोनों ऑर्बिटल ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। sp2 के अंदर होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। sp3 के अंदर जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। अब टीबीपी में दो ऑर्बिटल है, d जो होगा ना वो s, px, py, pz और यहां आएगा dz स्क्वायर। अगर dz स्क्वायर होगा तो उसकी ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि शॉर्ट में हम बोलेंगे उसको टीबीपी। और अगर ये s, px, py, pz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिक्स होंगे तो फिर उसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इस वाली को आप बॉक्स बना देना क्योंकि ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में नहीं आएगा, ये आपका नेक्स्ट ईयर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। कहाँ आएगा? तो आपकी जो sp3d होगी उसमें जो d आएगा वो d आपके लिए फिक्स हो गया, dz स्क्वायर मिक्स होता है हमेशा, और ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये d जो है वो dz स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों होता है? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो x, y, px, py, pz ये सब एक्सिस पर होते हैं, तो हम जब मिक्स कर रहे होते हैं तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल इजीली मिक्स होते हैं, एक्सिस वाले ही इजीली मिक्स होंगे। तो जब एक d लाने की बारी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है या तो dz स्क्वायर जाएगा, वही एक्सिस पे होता है, या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जाएगा। तो जब dz स्क्वायर जाएगा तो tbp है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल आपको कहीं नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल में नहीं मिलेगा, यहाँ पे वहीं आके मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अगला आता है sp3d2। sp3d2 में वही आपका s आएगा, फिर px, py, pz। अब बताओ कौन सा मिक्स होगा? अभी कॉन्सेप्ट दिया था ना मैंने, अब 2d चाहिए तो एक्सिस वाले ही जाएंगे। तो एक्सिस वाले कौन से थे? अभी तो बताया था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर आ गया, आया ना? क्लियर? अगला sp3d3, तो s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर तक तो आएगा ही सही, फिर xy आएगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में होगा वो सीधा। तो जब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिक्स होने आएगा तो dxy इजीली मिलेगा, तो ये आपके आएगा। sp3d2 जो होती है उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल और इसकी होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी कि पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल या पीबीपी। और ऑक्टाहेड्रल का एक नाम और आपको याद रखना है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऊपर वाली अलग है भाई, ऊपर वाली स्क्वायर पिरामिडल है,
ऑक्टाहेड्रल के दो नाम है, एक स्क्वायर बाइपिरामिडल है और एक ऑक्टाहेड्रल। और नीचे वाले का ठीक है पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शॉर्ट नेम पीबीपी। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है तो ये तो याद होना ही चाहिए। ये आपकी मजबूरी होगी, कंपल्शन हो गया आपका, अदरवाइज आपको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। इतनी मेहनत करके साइंटिस्टों ने ये रिजल्ट तैयार किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों इसको याद कर रहे हैं, याद अरे करना पड़ेगा, रिजल्ट्स हैं ये तो, ये इतने सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं। एसपी, अगर एसपी होगा तो उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। पहले तो लिखो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होती है, लिखो अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर एसपी होंगे तो लीनियर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 है तो वो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा, और sp3d3 होगा तो वो फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये मिटा दो यहाँ। तो आप जब बनाओ तो ढंग से बनाना। एक और टेबल जैसे लीनियर, अब लीनियर में कैसे रेंज होगा वो देखते हैं अपन। जब वो लीनियर आएगा तो लीनियर में आएंगे दो ऑर्बिटल ऐसे, ये, और लीनियर जब होगा तो उसका जो एंगल आएगा वो आएगा 180। इस तरह से अरेंज होगा ये। क्लियर। लीनियर के बाद आता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में तीन ऑर्बिटल आएंगे, वो 1 2 3। ये तीन जो होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर होंगे और इनके बीच में आपस में एंगल आएगा 120। 1 2 3, 120 के तीन एंगल होंगे ये। ठीक है, अभी अपन ये बाद में करेंगे। ये आ गया। फिर आएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ऐसे अरेंज होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में टीडीबी बोल देते हैं। फिर आया आपके पास पेंटागोनल यानी कि पीबीपी। पीबीपी में जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होगा, ऊपर नीचे, और ये आपका 1 2 और ये 3। ये 3 तो 120 पर होंगे, ये तो 109.5 होता है। इसके अंदर देखना ध्यान से, ये 3 120 पे होंगे और ये इनसे 90 पे होंगे, तो ये 90 और ये आएगा ऑक्टाहेड्रल, और 180 भी आएगा, ये नीचे है देखो। फिर आया आपका ऑक्टाहेड्रल, इधर ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा देखो, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसमें सभी का एंगल 90 होता है। फिर आया आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये टीपीपी था यार। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये 5 हो गए। ये इन पांचों के फिर ऊपर और नीचे आएगा 1 2। ठीक है, यहां पर जो एंगल आएंगे ये आपस में 72 के हैं और ये एंगल 90 का है क्योंकि प्लेन में है, और 180 का भी अपोजिट है। तो एंगल की टेंशन नहीं लेंगे। जिन बच्चों को एंगल में डाउट आ रहा है ना, वो परेशान ना हो, अगले लेक्चर में पूरा एंगल समझाया जाएगा अच्छे से। ये तो जस्ट मैंने इसीलिए लिख दिया कि अगर एक बार आपके देखे हुए होंगे और आप याद करके आ जाएंगे तो समझना आसान होगा। पॉइंट समझ रहे हो? पहले अगर लर्न की हुई चीज होगी तो उसके फिर एक्सप्लेनेशन पर ध्यान जाएगा आपका कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है,
तो ये आपको इतना करीब करीब आपके पास दिमाग में होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ पाएंगे। ये तो सब समझाने की काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले पता तो हो ये सब चीजें हैं। अगर मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आ गया तो भी सब उड़ जाएगा दिमाग से। ठीक, अब अगला टॉपिक आएगा हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हम किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका पूरा नाम क्या है? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, THO। अगर 2 आ गया तो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन होगा sp2। 4 आ गया sp3। 5 आ गया sp3d। 6 आ गया sp3d2। 7 आ गया sp3d3। और इनके नाम आपको पता ही है, और नाम के साथ इनकी ज्योमेट्री आपको पता ही है। क्लियर? अब देखो, अब आपसे बोला उसने कि BCl2 में इस बेरिलियम का हाइब्रिडेशन बताओ, तो आपको इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा कि THO अगर 2 आ गया तो, लेकिन THO निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया। THO टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर? अब आपसे BCl2 का जब उसने पूछा तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिग्मा कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। उसके लिए आपको ये पता होता है कि किसी के पास भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में जाएंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गए, मान लो किसी के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसका मतलब सिग्मा तो 2 है, लोन पेयर 1 है, sp2 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको बता दूं ताकि आपके दिमाग में खटाक से रहे, तो मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूं, जैसे सभी के बता देता हूं। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियोन के बाद आर्गन। अब बेरिलियम सेकंड है का है, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते थे। बोरोन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते थे। कार्बन के 4 होते थे, नाइट्रोजन के 5 होते थे, इसके 6 होते थे, इसके 7 होते थे और इसके 8 होते थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में सीधा सीधा निकालते हैं उसके ग्रुप के नंबर से। जो उसका ग्रुप है वही उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो उसका ग्रुप है वही उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लियर? यहां देख लिया मैंने, क्योंकि सेकंड डे का है। अब मुझसे उसने पूछा था कि BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकलता है। ठीक है, तो ये B लिख दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 2, तो मैंने ये 2 लिख दिए, ये 1, ये 2। अब मेरे को पता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ये डंडे को सिग्मा बॉन्ड ही कहते हैं, 2 सिग्मा। लोन पेयर कितना है? 0। टोटल कितना आया? 2। हाइब्रिडेशन क्या? sp। ज्योमेट्री क्या? लीनियर। एंगल कितना? 180। ये ऐसे सवाल आएंगे। तो BCl2 की बात करेंगे अगर अपन, तो BCl2 का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp आएगा। BCl2 की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, और BCl2 में जो एंगल आएंगे आपस में वो 180 आएंगे। पुरुषोत्तम, समझ में आ रहा है? नोट कर लो इसको फटाफट।
अब देखो आपसे बोलेगा BF3 में बताओ हाइब्रिडेशन क्या आएगा, ठीक है। तो बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने अभी, बताओ। हाँ 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे बना, ज्योमेट्रिया नहीं बना रहे, हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। तो 1 2 3, 3 + 0 टोटल 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल क्या आएगा 180। अगर आपसे बोले CH4 का हाइब्रिडेशन बताओ, कार्बन में वैलेंस कितने होते हैं 4, 1 2 3 4, तो ये क्या आएगा 4 + 0 4 होगा तो sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5। फिर आया PCl5, इसका हाइब्रिडेशन निकालो। PCl5 का हाइब्रिडेशन निकालने के बाद क्या आएगा, फास्फोरस 5 वैलेंस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, 5 + 0 5 होता है तो TBP। एंगल 90 और 120 और 180। अगला है SF6, वैलेंस कितने होंगे इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 0 6 आ गया तो क्या आएगा ये sp3d2। sp3d2 एंगल कितना आएगा 90। अगला आ गया IF7, आयोडीन के पास कितने वैलेंस है 7, कितने वैलेंस है 7, तो फ्लोरीन भी कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 0 7 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3d3। इस तरह से हाइब्रिडेशन निकालना है। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी ऑक्टाहेड्रल, इसकी क्या आएगी पेंटागोनल बाइपिरामिड। क्लियर आया ना। इस तरह से आपको ज्योमेट्री भी आ गई, हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब अगर मान लो ऐसे दे दिया उसने NH4+ निकाल के बताओ, तो जब कैटायन आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले 5, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 5, एक प्लस आ गया तो कितने रह गए 4। आपको सीधा प्लस आते एक घटा देना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस आए तो 2 घटा देना। हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4 + 0 4, हाइब्रिडेशन sp3 टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5, ठीक है। अगर मान लो माइनस आ गया, जैसे आ गया HCF5-, तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस आते तो ऐड कर देना, ऐड कर दो। 5 में से माइनस हो गया, 8 थे इसके पास, 8 में से एक और जुड़ गया तो 9 हो गए, 5 हैं तो 1 2 3 4 5, 2 लोन पेयर, तो 5 + 2 7, sp3d3। अब इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है। तो ये सारी वेस्पर से आती है ज्योमेट्री की। अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो जाए तो क्या होगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या होगी, ये अगली क्लास में आएगा। क्लियर है, वो पूरी टेबल बनवाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी ये डाउट नहीं लाना, अपने को सिखा रहे हैं, अभी खत्म नहीं हो गया। अब अगर मान लो आपका जैसे NO2+ आ गया, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन कितने होते हैं वैलेंस 4, 5 होते हैं, 4 रह गए। ऑक्सीजन, अब यहाँ ऑक्सीजन जब भी आए तो ये हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया आपने, डबल बॉन्ड से जुड़ गया और प्लस यहाँ आ गया। तो अब आप देखो पाई बॉन्ड को हम कभी भी नहीं लेते हाइब्रिडाइजेशन में। अब डाउट आएगा क्यों नहीं लेते, वो मैं आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बताऊंगा। मैं हाइब्रिडेशन पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसकी डेप्थ समझा दूंगा आराम से, ठीक है ना, क्योंकि अभी समझाने बैठूंगा तो समझ में आएगा ही नहीं पहले तो। क्लियर। तो यहाँ आपका कितना आ गया सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर तो ही नहीं 0, तो 2 आएगा, 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp, ठीक है। अगर यहीं पर मैं आपको NO3- दे देता तो नाइट्रोजन में वैलेंस कितने होते हैं 5, एक और आ गया तो कितना हुआ 6। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जोड़ दो, जुड़ गया।
अब कितने सिग्मा है, 1 2 3, 3 सिग्मा होते तो sp2। अब आपको एक डाउट हो रहा है कि सर आपने नाइट्रोजन पर 6 बॉन्ड बना दिए, नाइट्रोजन तो 6 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे, हम तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन होने के बाद बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ऐसे ऐसे दिख रहे हो इनसे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हैं, ये एक हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है। इट इज नॉट अ रूल, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट अ ट्रिक। ये भी मैं प्रूव कर दूंगा, तो अभी आप इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी आप सीखते जाओ, हाइब्रिडेशन निकालना आ रहा है आपको, ठीक है। HgCl2 का बताओ। तब HgCl2 में अगर आप लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 6s2 आएगा, 6p खाली है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हैं, तो 1 Cl 2 Cl, टोटल कितना हुआ 2, 0 sp, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर शेल ही आएगा 2, ठीक है। मैंने आपको उस दिन कहा था कि जिंक में 12 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ आउटर शेल जो है वो 6s2 है, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डी के नहीं जाएंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन sp आ जाएगा। HCF2 का निकाल लो, ये देखो। अब HCF2 में कितने होते हैं टोटल, Xc में 8 होते हैं, 2 हैं तो ये 2 लिख दिए, तो 2 + 3 5 आ गया, 5 आ गया तो sp3d आ गया, क्लियर, sp3d आ गया, हाँ या ना, sp3d। HCF4 में देखो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 + 2 sp3d2 आ गया। XeO3F2 की बात कर लो, Xe में 8 होता है, ये आ गया 8, फ्लोरीन से 2 बना रहे हैं, ये बना दिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये रहा डबल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा 0, टोटल 5, sp3d आ गया, क्लियर। ऐसे निकालते जाओ आप जितने भी निकाल लें। जैसे अगला आएगा I3+, I3+ का कैसे निकालें। अब यहाँ आपको डाउट ये आ रहा है कि 3 एटम है, I3 3 है ना, 3 में से कोई एक तो सेंट्रल एटम होगा ना, तो आप उस एक को सेंट्रल एटम मान लो। उसके बाद आयोडीन में वैलेंस कितने होते हैं, 7, हेलोजन का है ना ये, 7 होते हैं, तो 7 आ गया। अब 7 आने के बाद 1+ आएगा तो 6 रह गए, और कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, तो 2 बॉन्ड हो गए, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 मतलब sp3 हो गया, 2 + 2 क्या हो गया 4, और 4 आ गया मतलब sp3, ठीक है। अब आप I3- का खुद निकालो, जैसे मैंने सिखाया I3+, ट्राई करो। अब फिर वही बात, इनमें से कोई एक आयोडीन तो होगा, तो एक आयोडीन आ गया, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर, 6 हो गया टोटल, आयोडीन में 5 होंगे ना, सॉरी 7 होंगे, तो 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो कितने आयोडीन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 2, तो 2 + 3 लोन पेयर आ गए, टोटल 5 sp3d, क्लियर। अब आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉन्ड लेंथ पढ़ाया था ऐसे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैंने बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे भी डिपेंड करती है, तब मैंने वहां पर लिख दिया था हाइब्रिडाइजेशन इनका, और आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। बोलो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये सिग्मा ही है, सब H होता है ऑर्गेनिक में, ये जहाँ पे भी ऐसे खाली छोड़ देते हैं वहाँ H माना जाता है। ये देखो कितने सिग्मा है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो sp3। इसका बताओ 1 2 3 4 sp3, इसका बताओ 1 2 3, क्या आएगा sp2।
1 2 3 क्या आएगा sp2, 1 और 2 क्या आएगा sp, 1 और 2 क्या आएगा sp। इस कार्बन का बताओ, निकालो, ये बेंजीन है। अब जब आप इसका निकालोगे तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो, आप क्या करते हो यहाँ हाइड्रोजन भूल जाते हो बेंजीन में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और अगर ये हाइड्रोजन होगा तो आप दिमाग लगाओ कितना हुआ, एक कार्बन है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, सारे एटम sp2 हैं, ये कार्बन वाले, सारे कार्बन वाले एटम sp2 हैं। इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा आपको तो उसका हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूरी टेबल जिसके अंदर सारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो भी होती है पॉसिबल वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क है आज कि ये सारा का सारा लर्न करना है, प्रॉमिस करो, आईडी की कसम खाओ, लोन पेयर, सब बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको हाइब्रिडेशन अच्छे से समझ में आ जाए। इसी होप के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।